तो नमस्कार। अब हम कुछ ही पल में वेबिनार की शुरुआत कर रहे हैं। मैं इस नए महीने की पहली तारीख को इस वेबिनार में जीजेईपीसी के जो सदस्यगण यहाँ जुड़ रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेबिनार के प्रारंभ होने से पहले आज के जो मुख्य वक्ता है पीएलपी के श्री प्रणव पगारिया जी और सचिन जैन जी, मैं आप दोनों जन का जीजेईपीसी की तरफ से यहाँ हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और हमें विश्वास है कि आज के इस वेबिनार में जो मेंबर्स हमारे जुड़ रहे हैं, ये दो जो सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत टॉपिक्स जो विषय हैं इस वक्त हमारी इंडस्ट्री के, उस पे निश्चित तौर पे वो कुछ न कुछ अच्छी जानकारी और उपयोगी जानकारी यहाँ से लेकर जाएंगे, ऐसी हमारी समझ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो एक्सपर्ट्स लोग यहाँ बैठे हैं निश्चित तौर पे इस हमारी अपेक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम होंगे। तो मित्रों, में जीजेईपीसी के रीजनल चेयरमैन श्री अशोक गजेरा जी जो ज्वाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़े समय में ज्वाइन भी हो जाएंगे, कुछ टेक्निकल वजह से नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं। तो मैं उनकी तरफ से भी आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और मैं संक्षिप्त में इतना ही बताना चाहूंगा कि आईसी जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड नंबर, जो अब से पहले एक बार आपको आईसी लेने के बाद में दोबारा उसको फिर से कोई अपडेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, जब तक कि आपके पूरे कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव न हुआ हो या कोई चेंजेस नहीं हुए हो। लेकिन अब भारत सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है, डीजीएफटी ने, कि हर वर्ष आपको अप्रैल से जून के बीच में अपनी आईसी को जाके अपडेट करना है। भले ही आपकी आईसी में कोई बदलाव ना हो, आपके पार्टनरशिप या डायरेक्टरशिप फॉर्म्स या अन्य कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव नहीं हुआ हो, तो भी आपको अनिवार्य रूप से जाकर के उसको अपडेट करना होता है। तो निश्चित तौर पे इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस वेबिनार में प्राप्त होगी। और इसके बाद जो है आरओटीपी, जो इस पे काफी कुछ हमारे सेक्टर्स के लिए अभी तक कोई इस तरह की बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं थी, खास करके एक्सपोर्टर्स बंधुओं के लिए। तो उसमें क्या खास बातें आपके लिए हैं, कैसे इसको आप अवेल कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप यहाँ विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं अधिक समय न लेते हुए मैं जीजेईपीसी की तरफ से मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग नाली ले, अब जो है आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हुए मैं आग्रह करूंगा प्रणव जी से कि प्रणव जी अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और मैं इतना जाते जाते बता दूं कि पहले प्रेजेंटेशंस के बाद में आपके क्वेश्चंस आंसर के सेशन होंगे। आप अपने क्वेश्चंस को Q&A में रख सकते हैं और कार्यक्रम के अंत में आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो प्रणव जी, कृपया आप जब आगे का आप संचालन शुरू करें। Thank you, Mithilesh ji. Thank you, Pranav ji. Very good afternoon to all of you. And we thank GJPC for giving us this opportunity time and again for presenting on various topics on GJPC on taxes. So आज का हमारा टॉपिक है IC deactivation and road tax related update. जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया कि IC एक काफी इम्पोर्टेंट प्रोसीजरल रजिस्ट्रेशन है जो आपको लेना पड़ता है अगर आपको कोई भी गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने हो। और आईसी गवर्न होता है गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी से जिसका नाम है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज डीजीएफटी टर्म हम ये प्रेजेंटेशन में काफी बार यूज करेंगे तो आप उससे रिलेट कर पाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है, जैसे हम लोग कंपनी के लिए पैन नंबर लेते हैं या कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो उसका सीआईएन नंबर होता है, आरओसी का जो नंबर होता है, इट्स ए यूनिक नंबर। हर कंपनी का अपना एक यूनिक नंबर, अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको आईसी नंबर लेना है। आईसी नंबर बेसिकली आपका जो ट्रेड है, आपका बिजनेस है, उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी गवर्नमेंट को हेल्प करती है ये ट्रांजैक्शंस ट्रैक करने में कि क्या टाइप के आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, क्या आप इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट को डेटा गैदरिंग के लिए और काफी सारे बेनिफिट्स देने के लिए और जो अनड्यू बेनिफिट्स लोग लेते हैं उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी प्रोसीजर क्रिएट किया हुआ है। ये प्रोसीजर गवर्न करता है गवर्नमेंट की अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर जो आती है जिसका नाम है डीजीएफटी। तो आईसी में जैसे कि मिथिलेश जी ने बताया, आईसी में जनरली क्या होता था कि अगर आपने एक बार वो कोड ले लिया है और आपकी फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में, वेदर इट इज अ प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी है, किसी भी तरीके की फर्म है, अगर उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो आपने एक बार आईसी नंबर ले लिया, उसके बाद में आपको कभी भी वापस से वो देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास में वो कोड है, वो आप हमेशा यूज कर सकते हो, आप कभी भी इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, नो प्रॉब्लम। अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने काफी टाइम से ये नोटिस किया है
कि काफी सारे आईसीज ऐसे हैं, जनरली आईसी में क्या होता है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की रेगुलेशन देखें तो उसमें ऐसा है कि अगर आपके कहीं पर भी कुछ भी चेंज है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज है, एड्रेस में चेंज है, किसी तरीके का कोई चेंज है, मे बी ईमेल एड्रेस में, मोबाइल नंबर में, व्हाटएवर, वो आपको अंडर द आईसी रेगुलेशंस नोटिफाइड बाय डीजीएफटी आपको इंटीमेट करना होता है। गवर्नमेंट ने काफी सालों से नोटिस किया है कि वो जो इंटीमेशन है, वो इंटीमेशन लोग करते ही नहीं है, बिकॉज आईसी को ऐसा समझते हैं कि बस एक बार ले लिया और खत्म हो गया। तो वो प्रैक्टिस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये नई स्कीम लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन आईसी से रेगुलर बेसिस पे करते रहें, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का कहीं कोई चेंज नहीं है जिससे रिक्वायरमेंट हो कि आप आपके आईसी को अपडेट करें, तो भी हर साल आपको अप्रैल से जून महीने के बीच में अपने आईसी को फिर भी पोर्टल पे जाके अपडेट करना है। तो ये है ब्रॉड एस्पेक्ट जो हम लोग यहाँ पर डिटेल में आगे और डिस्कस करेंगे, बट पहले एक बार ब्रॉडली समझ लेते हैं कि आईसी क्या होता है। आईसी जनरली एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है विच इज यूज्ड फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। पैन बेस्ड नंबर होता है जो आपको इशू होता है अगर आप में से किसी को अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन करना है और अभी तक आपने आईसी नंबर नहीं लिया है, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन रहेगी। कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जैसा कि मैंने बताया, आप आईसी के बिना नहीं कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, अगर आपको आईसी ऑब्टेन करना है, आप फर्स्ट टाइम इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं, तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो डीजीएफटी, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसकी वेबसाइट पे कंप्लीटली ऑनलाइन फाइल होती है। आपको जो बेसिक डिटेल्स हैं, आपने जैसे जीएसटी नंबर लिया होगा, जनरली जो जीएसटी नंबर में डिटेल्स लगती हैं, डायरेक्टर रिलेटेड डिटेल्स, अगर प्रोप्राइटर तो प्रोप्राइटर रिलेटेड डिटेल्स, जो आपका प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड बिजनेस है उसकी डिटेल्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वही स्टैंडर्ड डिटेल्स हैं जो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी रहती है। और अगर कंपनी है तो आपको डिजिटल सिग्नेचर से वो एप्लीकेशन फाइल करनी है, या आप आधार बेस्ड ओटीपी से फाइल कर सकते हैं। प्रोप्राइटर है तो आप आधार बेस्ड ओटीपी, या पार्टनरशिप है तो आधार बेस्ड ओटीपी से आप फाइल कर सकते हैं। दिस इज द प्राइमरी एप्लीकेशन दैट यू नीड टू फाइल टू गेट आईसी नंबर। कंप्लीटली ऑनलाइन एप्लीकेशन है। बेसिक जो गवर्नमेंट फीस है वो आपको पे करनी है, एंड विद इन 3 to 5 days गवर्नमेंट जनरली इसको अप्रूव कर देती है। तो ये हो गया बेसिक प्रोसीजर ऑफ हाउ टू ऑब्टेन आईसी। आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर जैसे कि मैंने बताया, फॉर्म होता है इसका, एक ANF2A करके फॉर्म होता है। यू नीड टू फाइल दिस फॉर्म ऑनलाइन, और सिस्टम जनरेटेड ANF2A रोमन 2 में आपका आईसी जनरेट होके आता है। एक पैन नंबर पे आपको एक ही आईसी मिलेगा। सो वाइल जीएसटी पर्सपेक्टिव से जीएसटी मल्टीपल हो सकते हैं, बट आईसी जीएसटी आपको हर स्टेट में लेना है, बट आईसी पैन इंडिया बेसिस पे आपका एक ही रहेगा। तो अगर पहले ऐसा भी होता था कि मल्टीपल आईसी इशू होते थे, लेकिन 2015 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने किसी एक पैन नंबर पे अगर मल्टीपल आईसी है तो जो बाकी सारे आईसी हैं उनको सबको कैंसिल कर दिया है, एंड फॉर एवरी कंपनी नाउ ओनली वन आईसी, वन यूनिक आईसी व्हिच इज अ पैन बेस्ड नंबर विल ओनली बी इफेक्टिव। मल्टीपल आईसी एक पैन नंबर पे नहीं हो सकते। जैसे कि हमने डिस्कस किया, आईसी की जो वैलिडिटी होती है वो परमानेंट होती है, इट विल नेवर गेट कैंसल्ड। एक बार आपने ऑब्टेन कर लिया है तो अंटिल यू go ahead and file an application for cancellation, it will continue to be there. बट जैसा कि मैंने बताया, अगर आप आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या जो आपने इंफॉर्मेशन सबमिट करी है रिलेटेड टू डायरेक्टर्स, रिलेटेड टू कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, अगर उसमें कहीं भी कुछ भी चेंज है तो एज पर द रेगुलेशंस इट इज कंपलसरी कि आप वो डिटेल्स आईसी में अपडेट करें। हम लोग देखेंगे आगे जाके कि कैसे आप वेबसाइट पे जाके प्रोसीजरली चीजें चेंज कर सकते हैं, बट डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाकर कुछ अमेंडमेंट अगर होगा तो आपको वहां पर करना रहेगा। कैंसिलेशन या सरेंडर की बात करें तो अगेन ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस बंद हो रहा है या कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है और आप चाहते हैं कि आप ये आईसी बंद करके जो नई कंपनी है उसमें दूसरा आईसी लें, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा। उससे आप इसको कंप्लीटली ऑनलाइन वे में कैंसिल कर सकते हैं। अथॉरिटीज बैकएंड पे वो डिटेल्स वेरीफाई करके अगर कहीं कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है, कुछ डिस्प्यूट्स नहीं है, तो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड इमीडिएटली आपका आईसी टर्मिनेट हो जाएगा। About modifications, so modifications as we discussed now, ये वेबसाइट है। अगर आपने कोई भी आईसी ऑब्टेन किया है, अगर उसमें कुछ डिटेल्स चेंज करनी है, so how do you go and modify? ये डीजीएफटी की वेबसाइट का लिंक है, dgft.nic.in। आप वो वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें आईसी का एक अलग से सेक्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्विक लिंक्स करके एक सेक्शन है, उसमें आता है आईसी, उसमें आप सिलेक्ट करेंगे मॉडिफाई और आईसी, और उसमें जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिशन के हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज इट दैट यू वांट टू चेंज, वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करके और एप्लीकेशन कंप्लीटली ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। नाउ लिंकिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द ओल्ड और प्रीवियस आईसी। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई पुराना आईसी है
और आपने एक नया आईसी भी ले लिया है, और या फिर ये होता है कि आपकी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया या कुछ डिटेल्स चेंज हो गई, जिसमें मान लीजिए कि अगर एक कंपनी है उसका ओनर अभी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, इफ दैट कंपनी सोल्ड टू सम अदर ग्रुप, वो नया जो ग्रुप है उसका अपना खुद का एक बिजनेस है एंड कंपनी पूरी तरह से उसमें अमालगमेट हो गई है। अब आपको ये चाहिए कि जो पुरानी कंपनी का आईसी है, बिकॉज उसकी लॉन्ग स्टैंडिंग है, वो वाला आईसी ही कंटिन्यू रहे। सो उसमें आप उसको मॉडिफाई करके उसमें जो ऑब्लिगेशन है विच इज ऑन द अर्लियर एंटिटी, पुरानी कंपनी के नाम की जो ऑब्लिगेशन थी उसको आप शिफ्ट करके नई कंपनी में डाल सकते हैं। उसमें आपको रीजंस देने पड़ेंगे रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, आरए जो होता है, अथॉरिटी को आपको, रीजनल अथॉरिटी को आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि ये क्या रीजन है, क्यों ये चेंज है और नई एंटिटी को ये क्यों ट्रांसफर करना चाहिए। इफ दे आर satisfied के जेन्युइन केस है और देयर इज अ रीजन फॉर देम टू ट्रांसफर दिस आईसी टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड कंपनी, तो वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये प्रोसीजर है ऑब्लिगेशन चेंज करने का। ऑब्लिगेशन चेंज करना मतलब किसी और की पहले ऑब्लिगेशन थी किसी पर्टिकुलर कंपनी की या प्रोपराइटर की, अगर वो बिजनेस किसी और के पास चला जाता है एंड इफ यू वांट टू शिफ्ट द ऑब्लिगेशन टू द रेसिपिएंट जिसने बिजनेस ऑक्यूपाई करा है और वो आगे से जो बिजनेस कंटिन्यू करने वाला है, देन यू कैन शिफ्ट इट टू द न्यू पर्सन बाय वे ऑफ मॉडिफिकेशन इन द ऑन द डीजीएफटी वेबसाइट। ये प्रोसेस भी कंप्लीटली ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन डिटेल सबमिट कर सकते हैं एंड रीजनल अथॉरिटी विल रिव्यू इट। अगर उसमें उनको कुछ और डिटेल्स चाहिए तो वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। फिर जैसा कि हमने बात करी थी मॉडिफिकेशंस की, तो मॉडिफिकेशंस भी रीजनल अथॉरिटी के पास में वो एप्लीकेशन जाती है, अगेन एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, दे विल रिव्यू द एप्लीकेशन, दे विल एक्सेप्ट द चेंजेस एंड दैट आईसी विल बी अपडेटेड। एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए इन अ रेगुलर केस ऑल्सो, लाइक अभी तो अप्रैल टू जून के बीच में आपको एक बार अपना आईसी देखना ही है एनुअली, बिकॉज गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है। अगर ये नहीं करा तो हमारा आईसी डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। बट इवन अदरवाइज यू नो, अगर कहीं पर भी कुछ भी डिटेल्स में चेंज है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो डिटेल्स यहाँ पर अपडेट करें, बिकॉज अगर आप वो डिटेल्स अपडेट नहीं करते हैं तो ये दिस इंपोर्ट वट एवर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यू डू विल बी अगेंस्ट द रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट और उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। कई बार ये भी हो सकता है कि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शिपमेंट स्टक हो जाए बिकॉज द डिटेल्स दैट यू प्रोवाइडेड वर इनकरेक्ट। तो हम लोग इस चीज को इतना प्रैक्टिकली अभी देखते नहीं है, बट अभी जिस तरीके से चीजें डिजिटाइज हो रही हैं, बैकएंड पे अगर आप देखेंगे जो डीजीएफटी का पोर्टल है वो काफी सारे गवर्नमेंट पोर्टल से लिंक्ड है। अगर आप बात करें इनकम टैक्स का पोर्टल, बिकॉज आपका जो आईसी नंबर आएगा वो पैन बेस्ड है, तो इनकम टैक्स के पोर्टल का इंटीग्रेशन है। जीएसटी का पोर्टल का इंटीग्रेशन, बिकॉज सीबीआईसी इज द डिपार्टमेंट विच इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, तो जीएसटी के कारण वो इंटीग्रेशन भी है। अगर आप बात करें आरबीआई से तो डीजीएफटी का लिंकेज आरबीआई से भी है। तो अगर आप कोई भी डिटेल्स कहीं पर भी चेंज करते हैं, मान लीजिए आपने आईसी अपडेट नहीं करा और आपने जीएसटी में कुछ डिटेल्स चेंज करी, या मान लीजिए आपने आपकी कंपनी आरओसी में कुछ डिटेल्स चेंज करी, तो जैसे ही वो डिटेल्स वहां पर चेंज होती है बाय वे ऑफ बैकएंड इंटीग्रेशन, गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है अब ये पता लगाना कि आपका जो आईसी पे एड्रेस है, आईसी पे डिटेल्स हैं, वो मैच नहीं हो रही हैं कोई और दूसरे रजिस्टर में जो आपने डिटेल्स अपडेट करी है उससे। तो वे थिंग्स आर नाउ प्रोग्रेसिवली getting digitized, it is important that we really focus on these kind of regulations और जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें। बिकॉज अगर कहीं पर कुछ भी मिसमैच आता है और आपको कोई क्वेरी आ जाती है तो आपका जो भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है, मे बी देयर सम कंसाइनमेंट, एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट स्टक एट द कस्टम्स, इंपोर्ट कंसाइनमेंट स्टक एट द कस्टम्स, दैट कैन एक्चुअली कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और इमीडिएट सोल्यूशन इसका कुछ नहीं है, यू कैन नॉट अप्रोच एन ऑफिसर। आप ऑफिसर को जाके ये नहीं बोल सकते हो कि ये एरर आ रहा है, आप यहीं पे रेक्टिफाई कर दो, या जो भी होता है अपन रिजॉल्व कर लेते हैं। दिस इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, तो किसी ऑफिसर के हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, उसका अपना जो प्रोसेस है वो पूरा फॉलो होगा एंड देन ओनली दैट अपडेशन विल बी डन। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर वी अपडेट एनी डिटेल्स, अगर आपका ऑफिस चेंज हो रहा है, कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज हो रहा है, तो हम जो दूसरे रजिस्ट्रेशन हैं जिनको हम जनरली ध्यान रख के अपडेट करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके साथ में हम लोग अब ये भी ध्यान रखें कि हमारा जो आईसी है उसमें अगर कुछ नेसेसरी अपडेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो अपडेट्स भी हम इमीडिएटली कर लें। बिकॉज आईसी से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिंक्ड है, प्लस जो भी बेनिफिट आप लेने वाले हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई भी बेनिफिट आपने लिया या इंपोर्ट पे आपने कोई एग्जाम्पशन लिया, वो सारे एग्जाम्पशन, सारे बेनिफिट्स भी इससे ही लिंक्ड है। तो अगर हमने आईसी में कुछ गलती करी और सिस्टम में वो चीज ट्रैक हो जाती है, तो आपकी जो शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट का शिपिंग बिल है जिस पर आप डिक्लेरेशन देंगे कोई भी बेनिफिट के लिए, अगर वो आईसी से मैच नहीं होता है, आईसी में कहीं कोई इशू आता है, तो आपका वो बेनिफिट भी स्ट्रक हो सकता है। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जनरली दैट whatever are the amendments after obtaining IC, we keep a track। जहां पर भी कुछ भी चेंज हम किसी भी रजिस्ट्रेशन में करते हैं, हम इंश्योर करें कि हम आईसी को भी अकॉर्डिंगली अपडेट करें। या सचिन, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
आई से रिलेटेड ये जो ट्रेड नोटिफिकेशन है, इसका इम्पोर्टेंस हमने काफी डिस्कस किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सचिन को कि हमें थोड़ा इलैबोरेट करे कि एग्जैक्टली ये नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट ने क्या मैंडेट किया है और ये हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। सचिन, यू आर म्यूट। या थैंक यू प्रणव। So, yes. सचिन जी एक सेकंड खाली, मैं इसके पहले की वेबिनार के नेक्स्ट सेशन की तरफ हम बढ़े, हमारे रीजनल चेयरमैन अशोक गजेरा जी जो कि प्रयास कर रहे थे, कुछ तकनीकी कारणों से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, सर ने भी ज्वाइन किया हुआ है, तो सर आपसे निवेदन है अगर आप कुछ दो शब्द करना चाहें तो भाई। हेलो, हाँ सर आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। या नमस्ते। अभी जो प्रणव भाई ने जो इंस्ट्रक्शन दिया और समझाया, आईसी जो अभी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कहाँ जो जर्मन ज्वेलरी ने ये जो पर्टिकुलर वेब किया है, तो सबको ये नॉलेज के लिए किया है। और आईसी अपग्रेड करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बेनिफिट लेने का और टाइम पे काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने के लिए जो प्रणव जी ने इंफॉर्मेशन दिया है उसमें, और अभी जो सचिन जैन जो अभी दे रहा है, तो उसके लिए आप जरा जो काउंसिल ने जो लिया है अचीवमेंट, तो उसके बारे में आप जान के अपग्रेड रहिए, बस इतना ही बोलते। थैंक यू अशोक भाई। मित्रों, रीजनल चेयरमैन जो आपसे निवेदन कर रहे थे, जिसको हम भी निवेदन करना चाहेंगे सर के कदमों से कदम मिलाते हुए कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईसी का ऑपरेशन 6 अक्टूबर से पहले होना नितांत आवश्यक है, जिससे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बिना इंटरप्टेड ढंग से चलता रहे। तो आप कृपया इस बात को ध्यान से नोट कर लें, और आगे जो के बारे में अब जैन साहब बताएंगे और उस पे हम विशेष रूप से आप सबका अटेंशन चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर, प्लीज अब आगे बढ़ाइए जैन सर। थैंक यू मिथिलेश जी, थैंक यू सर, थैंक यू अशोक। सो मेरी आवाज आ रही है? सर बिल्कुल आवाज आ रही है। तो सर बेसिकली जैसा कि प्रणव ने बताया कि ये जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट लेके आई है, दैट यू नीड टू अपडेट योर इंफॉर्मेशन इन आईसी। अगर आपका कुछ चेंज नहीं भी हुआ है तो वो आपको अपडेट करना है। तो गवर्नमेंट ने ये रिक्वायरमेंट लाई थी नोटिफिकेशन 58 के थ्रू, दैट इन एवरी मंथ बिटवीन अप्रैल टू जून आपको अपना आईसी में जो भी चेंजेस हुआ है वो आपको डिटेल्स अपडेट करनी है। तो गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन में बोला कि अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन चेंज नहीं भी हुई है बैटर जो माल बेचे जो तो स्टॉक तो म्यूट कर सकते हैं। लोगों ने माल बेच बनाओ चलो महीनों है। अशोक भाई आप अपने को म्यूट कर ले सर। अशोक भाई, ओके सर, चालू रखिए। थैंक यू सर। सो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला कि अप्रैल से जून के बीच में आपको अपनी आईसी की डिटेल जितनी भी है जो चेंज हुई है ड्यूरिंग द ईयर, तो आप उसको अपडेट कर दें। तो इसमें एक डिस्पेंसेशन, एक फायदा ये गवर्नमेंट ने दिया है, आपको लेगरूम दिया है कि अगर आपका सितंबर में हुआ है तो भी आपके पास टाइम है कि आप अगले अप्रैल से जून तक आपको डिटेल्स कर सकते हैं डिस्क्लोज गवर्नमेंट को। अगर कोई डिटेल्स चेंज भी नहीं हुई है तो आपको सीधा वो डीजीएफटी की नोटिफिकेशन, जो डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाना है, एंड देन यू नीड टू से दैट नथिंग हैज चेंज एंड आई कंफर्म दैट व्हाटएवर डिटेल्स आई हैव कंफर्म्ड इन द प्रीवियस ईयर्स स्टिल स्टैंड टुडे, सो देयर इज अ स्टेटस को। मेरा एड्रेस वही है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन वही है, माय डायरेक्टर्स आर द सेम, नथिंग हैज चेंज्ड। गवर्नमेंट ने जब ये बोला तो सबसे पहले डेट आई थी अप्रैल 2021 की, उसको एक्सटेंड करके 31 जुलाई किया। अभी गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया था। तो नाउ दैट 31 अगस्त हैज गॉन बाय, तो गवर्नमेंट ने उसके बाद एक और फायदा दिया है आपको कि आप लेटेस्ट 5 अक्टूबर तक आपकी डिटेल्स जितनी भी अगर चेंज हुई है 2005 से अभी तक, तो 5 अक्टूबर 2021 तक आप सारी डिटेल्स वहां पे अपडेट कर दीजिए। कुछ चेंज नहीं है तो भी आप वहां पे टिक कर दीजिए कि हाँ कुछ चेंज नहीं हुआ है। 5-6 अक्टूबर को अगर आपका नहीं हुआ, जिसने भी ये कंफर्म नहीं किया है, डिटेल्स अपडेट नहीं की है, तो उनका आईसी गवर्नमेंट डीएक्टिवेट कर देगी। और वो गवर्नमेंट जितना भी डीएक्टिवेट करेगी आईसी, वो डीजीएफटी के पोर्टल पे दिखाएगी एक लिंक पे, कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीजीएफटी के पोर्टल पे कि ये सारे आईसी अब डीएक्टिवेट हो गए हैं। आपको भी नोटिफिकेशन आएगा कि आपका आईसी डीएक्टिवेट हो गया है। पर गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ टेकिंग ईज ऑफ बिजनेस इन द अकाउंट, गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही कि फिर वो आप आईसी वापस से रीएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे।
जस्ट फॉर द नॉन कंप्लायंस आपने किया है कि आपने कुछ अपडेट नहीं किया, आपने कुछ गवर्नमेंट को बताया कि नहीं कि यस आवर कंपनी एग्जिस्ट, वी आर आल्सो डूइंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर 5 अक्टूबर तक नहीं किया तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। बट अगर आपको उसको वापस रीएक्टिवेट करना है तो 6 तारीख के बाद आप जाके डीजीएफटी पोर्टल पे आपको रीएक्टिवेट कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर जो इंटरिम पीरियड में आपका जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो रहेगा वो सारा अटक जाएगा। हो सकता है कि वो पीरियड के बीच में अगर कुछ आप लोगों को कंप्लायंस करना था कस्टम्स का, आपका कुछ बेनिफिट था, एक्सपोर्ट बेनिफिट अगर वो आने वाला था, वो भी रुक सकता है उस पीरियड में। तो आपको आपका आईसी एक्टिवेट तो होगा, बट आपको वहां पे जाके फिर पॉजिटिव एक्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरा आईसी डीएक्टिवेट हो गया था और अब आई नीड टू रीएक्टिवेट। सो द डेट दैट एवरीवन नीड्स टू कीप इन माइंड इज 5 अक्टूबर। तो हमारे पास 5 दिन और है कि हम जाके डीजीएफटी पोर्टल पे जाके हमारी सारी जो जानकारी है वो एक बार देख लें जो दी हुई है पहले, और उसको हम लोग कंफर्म कर लें। 5 तारीख तक अगर ये नहीं किया तो हमारा आईसी डीएक्टिवेट हो जाएगा एंड देन वी नीड टू अगेन अप्रोच डीजीएफटी। सो सी डीजीएफटी इट इज नॉट दैट इजी, आपको वहां पे फिर अप्लाई करना पड़ेगा ऑन वेबसाइट, फिर आपको फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप 5 तारीख के पहले पहले अपनी जितनी भी जानकारी जो चेंज हुई है, अगर कोई जानकारी में बदलाव नहीं है तो आप जाके डीजीएफटी की वेबसाइट पे जैसा प्रणव ने लिंक बताया था आप जाके वैसे उसको कंफर्म कर दीजिए। अभी जो पोर्टल पे जैसे करना है तो हम लोगों ने बताया कि लिस्ट ऑफ आईसी नॉट अपडेटेड जो है, तो ये जो एक लिंक है dgft.gov.in, यहाँ पे ये सारी जानकारी यहाँ पे फ्लैश होगी कि लिस्ट ऑफ आईसी नॉट अपडेटेड सिंस 2005। तो 2005 से 2021 तक 5 तारीख तक अगर आपने अपडेट नहीं किया तो आपका आईसी यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आपको सारी डिटेल्स अगर आपको अपडेट करनी है तो वो कैसे करनी है वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। आप जैसे डीजीएफटी के पोर्टल पे जाएंगे dgft.gov.in पे, राइट हैंड साइड पे टॉप में आपको लॉगिन दिखेगा यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके आईसी का लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड आपको डालना है वहां पे। आप लॉगिन करें अंदर जाके, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको राइट हैंड साइड पे अपडेट एंड मॉडिफाई आईसी का गवर्नमेंट ने एक ऑलरेडी टैब क्रिएट कर दिया है। आप वहां जाएं, अपडेट और अपडेट मॉडिफाई आईसी पे क्लिक करें। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन जाना है क्योंकि आपको अगर कुछ जानकारी अपडेट करनी है तो आपको स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन पे जाएंगे। जैसे आप स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन पे जाएंगे सबसे पहली विंडो अपीयर होगी बेसिक डिटेल्स की। बेसिक डिटेल्स में आपका नेचर ऑफ द कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, ये सब आपका सारा देना है। तो आपको ये 5-6 जानकारियां हैं, अगर इसमें अगर कुछ चेंज है तो आपको डिक्लेयर करना है। तो जनरल इंफॉर्मेशन में आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी, आपका पैन नंबर, आपके डायरेक्टर की जो मेन डायरेक्टर जो है डेट ऑफ बर्थ, प्रोप्राइटर है तो आपका खुद का, पार्टनरशिप फर्म है तो जो पार्टनर की डिटेल्स ऑलरेडी आईसी में दी हुई है वो सारी चीजें आपको वहां पर डालनी है। फिर फर्म एड्रेस डिटेल्स आती हैं, फर्म एड्रेस में अगर कुछ चेंज है आपका तो आप फर्म एड्रेस के डिटेल्स में आप चेंज एड्रेस डाल दीजिए। आपका आधार कार्ड आप डाल सकते हैं एड्रेस के लिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप डाल सकते हैं एड्रेस के लिए। आप पूरा एड्रेस डालें, वो एड्रेस का प्रूफ वहां पर डालें अगर चेंज हुआ है तो। फिर ब्रांच डिटेल्स, अगर आपकी एक से अगर आपकी मेन ऑफिस से ज्यादा अगर आपकी कुछ ज्यादा ब्रांचेस हैं, आप जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके महाराष्ट्र में भी ऑफिस है, आप सूरत में भी काम कर रहे हैं, गुजरात में आप कहीं और भी काम कर रहे हैं, आपकी जितनी भी ब्रांचेस है आप अपनी सारी ब्रांच की डिटेल डालिए। आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा है सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 सो एन एंड सो फोर्थ, आपकी जितनी ब्रांच है आप सारी डिटेल्स वहाँ पे डालिए। एंड माइंड यू आपकी जितनी ब्रांच है आप सारी डिटेल्स डालिए, बिकॉज इसमें एक और इशू आ सकता है कि जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो, गुड्स इंपोर्ट करने में आप एक ब्रांच का एड्रेस के ऊपर इंपोर्ट करते हैं क्योंकि आईसी में वो है, बट अगर आप गुड्स दूसरी ब्रांच में ले गए तो वहां पे आपका जीएसटी क्रेडिट का भी इशू आ सकता है और कस्टम्स का भी इशू आ सकता है। तो ये सारे सब प्रोसीजरल इशू एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। एक आपने नॉन कंप्लायंस किया तो वो सारी एक इट विल बी काइंड ऑफ अ चेन रिएक्शन दैट वंस वन बेनिफिट इज disallowed all the connected benefits may also get disallowed with only one non compliance। ब्रांच डिटेल्स के बाद अपनी डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, कर्ता, मैनेजिंग ट्रस्टी, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप अपना नाम पता डालिए, अगर आपके पार्टनरशिप फर्म है तो आप अपने सारे पार्टनर्स की डिटेल्स डालिए, उनका नाम, पता, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनका आधार कार्ड और उनका जो भी ऑथेंटिकेशन से डिटेल्स है, मे बी वोटर आईडी, जो भी उनका पहचान पत्र है आप वहाँ डालिए। कंपनी है तो डायरेक्टर्स की डालिए आप डिटेल्स, अगर एचयूएफ है तो आप कर्ता का डालिए, अगर आपका ट्रस्ट के थ्रू अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप अपने मैनेजिंग ट्रस्टी की डिटेल्स डालिए। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स वहां पर डालनी है, अगर पुराना बैंक अकाउंट चेंज हो गया तो वो डालनी है। सो बेसिकली दिस इज नथिंग एज
यू आर गोइंग थ्रू स्क्रीन बाय स्क्रीन, ये कुछ भी नहीं है। आप एक बार DGFT में लॉग इन करें तो सारी चीजें ऑटो पायलट पे आ जाएगी। आप एक चीज जानकारी डालेंगे, नीचे ऐड क्लिक करेंगे, आपसे दूसरी जानकारी मांगेगा। ऐसे करते करते आप एक एक जानकारी को ऐड करते हुए, कंफर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। अदर डिटेल्स में आपका अगर कुछ और भी डिटेल्स आपको देनी है, अगर कुछ कोई प्रिफर्ड सेक्टर ऑफ ऑपरेशन या कुछ दूसरी जानकारी आपको देनी है जो वहां पर मांगी गई है, कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं, प्रिफरेबल इंडस्ट्री में क्या काम आप काम करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो होती है, जो आपके सारे मेंबर्स यहाँ पे रहते हैं, तो वो उनसे आपको वो जोड़ सकते हैं वहां से डायरेक्टली कि हाँ आप ये मेंबरशिप, आप यहाँ पे ये इस मेंबरशिप में जा सकते हैं या इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जा सकते हैं। तो आप अपनी अदर डिटेल्स में सेक्टर डाल दीजिए। अगर जेम्स एंड ज्वेलरी में है तो आप जेम्स एंड ज्वेलरी सिलेक्ट कीजिए। जो लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे पूरा रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये जेम्स एंड ज्वेलरी है, तो आप जेम्स एंड ज्वेलरी सिलेक्ट कीजिए अपना प्रिफर्ड सेक्टर। देन एप्लीकेशन आपको आधार ई साइन करना पड़ेगा, आपको आधार ई साइन करना पड़ेगा। आप नंबर डालेंगे, आपको एक पैन डिटेल्स भी आपको आधार का अपना नंबर डालेंगे तो आपको एक मोबाइल पे पिन आएगा, वो पिन आप डालिए। अगर भी आपका आधार से नहीं करना चाह रहे हैं, आपका अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो आप वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू भी ये सबमिट कर सकते हैं। फिर आपका जैसे भी होगा, आपका प्रिंट आईसी का एक आपका स्टेटस जनरेट हो जाएगा। मतलब आपकी एप्लीकेशन क्या है कि पूरी तरीके से फाइल हो गई है। अब आपने जितनी भी जानकारी वहां पर पोर्टल पे दी है, अगर आपको देखना है कि वो किस फॉर्म में सबमिट हुई है, तो आप जाएं वो विंडो पे, नेक्स्ट ही विंडो पे ऊपर की तरफ आपको प्रिंट आईसी दिखेगा। प्रिंट आईसी आप जैसे ही जाएंगे, आपका एक प्रिंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपका जो एप्लीकेशन है आपके मेल आईडी पे आ जाएगा, एप्लीकेशन का नंबर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अगर आपको फिर वो एप्लीकेशन का डिटेल्स अगर आपको देखना है कि आपने वो एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो आप वापस लॉग इन करें। वहां पे राइट हैंड साइड में आपको एक माई डैशबोर्ड दिखेगा। माई डैशबोर्ड में आप सर्च पे जाइए, मॉडिफिकेशन ऑफ आईसी, और यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन ऑफ आईसी डालेंगे आप। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्टेप्स भी डाली, चेक द स्टेटस ऑफ आईसी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन। माई डैशबोर्ड पे जाइए, सबमिटेड एप्लीकेशन पे जाइए, और आपको वहां पे आपकी एप्लीकेशन दिख जाएगी। अब जो सबमिशन ऑफ अपडेशन ऑफ ये जो आईसी की जो अपडेशन आप जानकारी देंगे, ये ऑटो अप्रूव हो जाएगी। कोई भी अधिकारी, जैसे जीएसटी में आजकल हुआ है कि वो आके फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपने सारी जानकारी सही तरीके से दी है, एवरीथिंग हैज बीन अपलोडेड करेक्टली, every document has been supplied on the website, it will get auto approved. The officer will see it at the back end and then he'll approve your application. So this was the walkthrough. So this is the help guide and FAQ on DGFT portal. अगर आपको और भी कुछ जानकारी लेनी है तो आप DGFT पोर्टल पे जाइए। DGFT पोर्टल में एक लर्न का एक सेक्शन आएगा ऊपर राइट हैंड साइड पे, आप वहां जाइए। सो आप जो हेल्प एंड गाइड, आपको पूरा एक आईसी प्रोफाइल मैनेजमेंट का, जैसे ही आप लर्न पे सिलेक्ट करेंगे, आप लर्न में नीचे जाइए, एप्लीकेशन फॉर हेल्प एंड FAQ में जाइए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गाइडेंस, आपको सारी चीजें DGFT द्वारा प्रोवाइड की जाती है ऑन दैट वेबसाइट ओनली। You go on learn, select whatever you want, but since we are discussing here import export code, तो IEC प्रोफाइल मैनेजमेंट करके नीचे आपको दिखेगा दूसरे नंबर पे ही, वेबसाइट यूजर के नीचे IEC प्रोफाइल मैनेजमेंट में आपको वहां पे DGFT ने आपकी सुविधा के लिए वीडियोस भी अपलोड किए हैं कि DSC कैसे डालना है, आधार कैसे यूज करना है। इनफैक्ट उन्होंने अभी एक नया वीडियो भी डाल दिया है वेबसाइट पे कि आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अगर आपको अपलोड, जैसे हम लोगों ने, मैंने जो आपको पूरी ये प्रोसेस समझाई है, अगर आपको वापस से समझनी है या फिर आपको देखना है कि ये स्क्रीन पे कैसे होगा, तो DGFT ने एक अपना एक पूरा वीडियो ही बना के वहां पर डाल दिया है। तो आप जाइए, लर्न पे जाइए, आप अपना वीडियो देखिए, और 5 तारीख के पहले, 5 अक्टूबर के पहले आपकी जितनी भी जानकारी है आप वहां पर दे दीजिए, एंड यू रिमेन कंप्लाइड विद कस्टम। तो आपका जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड है, दैट विल नॉट गेट अफेक्टेड। थैंक यू सचिन। तो ये था आईसी के बारे में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जैसा कि हमने समझा, 5 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। इट इज इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा प्रोसीजरल कंप्लायंस नहीं है, काफी इजी सा है, इट विल नॉट टेक टू मच ऑफ टाइम। तो 5 अक्टूबर तक ये कंप्लायंस आप पूरा कीजिए और अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलर बेसिस पे विदाउट एनी इम्पैक्ट कंटिन्यू कीजिए। अब रोडटेप की बात करते हैं, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। रोडटेप स्कीम के बारे में GJPC काफी सेमिनार्स ऑलरेडी कर चुका है, एंड काफी अच्छे तरीके से हमने नोटिस किया है कि GJPC ने अपने मेंबर्स को इसके बारे में जागरूक भी किया है। यहाँ पर हम लोग डिटेल में अब रोड टेप नहीं समझेंगे क्योंकि काफी वेबिनार उस पर हो चुकी हैं, काफी आप में से काफी लोग अटेंड भी कर चुके होंगे, बट मे बी अगर कुछ नए लोग भी हैं तो उनकी जानकारी के लिए हम लोग थोड़े बहुत बेसिक्स इसके बारे में बात करेंगे,
और एक अभी रिसेंटली काफी रिसेंटली एक नया नोटिफिकेशन आया है रोडटेप के बारे में, जिसमें काफी प्रोसीजरल चीजें बताई है। तो हम लोग यहाँ पर ये दो एस्पेक्ट्स पे रोडटेप रिलेटेड भी डिस्कशन करेंगे। बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो रोडटेप क्या है, और गवर्नमेंट ने 17 अगस्त 2021 को इसकी गाइडलाइंस नोटिफाई करी थी रोडटेप स्कीम की। रोडटेप स्कीम, अगर हम लोग जनरली बैकग्राउंड की बात करें तो रोडटेप स्कीम इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द MEIS स्कीम। पहले अगर आप कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करते तो उसमें मर्चेंट एक्सपोर्ट स्कीम हुआ करती थी, जिसको बोलते थे MEIS। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर से वो स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया है, और इन रिप्लेसमेंट ऑफ दैट MEIS स्कीम, वो MEIS स्कीम की जगह पे अभी रोडटेप स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। अब रोडटेप स्कीम बेसिकली है क्या? अगर अपन इसका इंटेंट समझें तो इसका पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट का ये है कि अगर आप कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो ओनली द गुड्स शुड बी एक्सपोर्टेड, नॉट द टैक्सेस। गवर्नमेंट का ये रूल है, और ये दिस इज नॉट यूनिक टू इंडिया, ये इंडिया के लिए अनोखा या इंडिया के लिए यूनिक नहीं है। हर कंट्री का हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ता है तो आपको फॉरेन करेंसी मिलती है, फॉरेन करेंसी मिलती है तो ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट होता है, यू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड पावरफुल फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो हमेशा से सभी गवर्नमेंट का ये प्रयास रहता है कि हम हमारे जितने भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है उनको प्रमोट करें, और इसलिए इंटरनेशनली सभी गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि अगर कोई भी व्यापारी अगर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो वाले गुड्स पे एटलीस्ट हम इंडियन टैक्स सिस्टम का बर्डन नहीं डालें। इसलिए इंडिया में आप कोई भी टैक्सेस अगर पे कर रहे हैं बिजनेस करने में, मैन्युफैक्चर करने में, अगर वो गुड्स को आप एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा ये प्रयास रहता है कि आपने जो भी टैक्सेस पे किए हैं वो आपको न्यूट्रलाइज कर दें। न्यूट्रलाइज करने के दो तरीके होते हैं, या तो आपको अपफ्रंट एग्जम्पशन दे दें। एग्जम्पशन मतलब कि आपने अगर ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं ये रॉ मटेरियल परचेज करके या ये सर्विसेज लेके जो गुड्स बनेंगे उनको मैं एक्सपोर्ट करूंगा, तो या तो वो आपको टैक्स ही चार्ज ना करें। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपने टैक्स पे किया है तो किसी तरीके से आपको कुछ कंपनसेशन या रिफंड दे दें या कोई ड्यूटी बेनिफिट दे दें, जिससे आपने जो एक्स्ट्रा पे किया था टैक्स वो आपको वापस मिल जाए, और वो टैक्स आप आपकी कॉस्ट में बिल्ड ना करके कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे गुड्स एक्सपोर्ट कर पाए। तो ये ऑब्जेक्टिव है रोडटेप स्कीम का भी। जो इससे पहले वाली स्कीम थी विच इज MEIS स्कीम, अनफॉर्चुनेटली वो वाली स्कीम में हमारे सेक्टर को, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को कुछ बेनिफिट नहीं था। डायमंड या ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के लिए MEIS स्कीम में स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन था, विच मीन्स कि अगर आप ये वाली कैटेगरी के प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं तो आप MEIS स्कीम या बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट एंड एज ए वेलकम मूव, गवर्नमेंट ने अभी हमारी इंडस्ट्री जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को भी रोडटेप बेनिफिट के लिए इंक्लूड किया है। रोडटेप का जो रेट है जनरली एक्सपोर्ट का रेट, वो 0.01% से 4.3% का है। मतलब अगर आपने ये गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं जो रोडटेप स्कीम में जो सर्विसेज या जो गुड्स कवर्ड हैं, जो टैरिफ HSN लेवल पे जो आइटम्स कवर्ड हैं उसमें आते हैं, तो आप जो भी गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे उसकी जो FOB वैल्यू है, FOB वैल्यू का आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, इट विल रेंज बिटवीन 0.01% टू 4.3%, वो प्रतिशत बेनिफिट आपको सीधा आपकी FOB वैल्यू का मिल जाएगा। अब वो बेनिफिट आपको किस तरीके से मिलेगा? दैट बेनिफिट विल बी अवेलेबल एज अ क्रेडिट स्क्रिप्ट। आपको कैश पेमेंट नहीं होगा, एक आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगी, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं। आप में से काफी लोग ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट यूज भी करते होंगे ऑलरेडी। अगर कोई और तरीके के प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं और उससे बेनिफिट लेते हैं, तो काफी सारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट बेनिफिट हैं जो गवर्नमेंट देती है। रोडटेप बेनिफिट भी एक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के मोड में ही आएगा। तो वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आपको मिलेगी एज अ परसेंटेज ऑफ योर FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कहाँ पर किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को या क्या टाइप के सेटअप में ये एप्लीकेबल नहीं होगी, और अदर कोई परमिशन या कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बारे में हम लोग अभी और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। यस सर। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए ये बेनिफिट अब रोडटेप अवेलेबल है। और क्या बेनिफिट रोडटेप का अवेलेबल है? अगर हम रेट की बात करें तो जहां हमारे प्रोडक्ट्स जनरली क्लासीफाई होते हैं चैप्टर 71.012, 71.16 एंड 71.18, इसके लिए द बेनिफिट इज 0.01% ऑफ द FOB वैल्यू। मतलब जो भी आपकी FOB वैल्यू है उसका 0.01% आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा। इमिटेशन ज्वेलरी जिसपे पहले भी MEIS में बेनिफिट था, गोल्ड या डायमंड पे नहीं था, बट इमिटेशन ज्वेलरी पे था MEIS में रेट था 5% ऑफ FOB वैल्यू। वही इमिटेशन ज्वेलरी के लिए अब रोडटेप स्कीम में रेट है 0.5% ऑफ द FOB वैल्यू। उसमें भी कैपिंग है कि 2.5 रुपीज पर KG से पर
2.5/2 पर केजी से ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें कि 7108 में गोल्ड आता है, इंक्लूडिंग द गोल्ड प्लेटेड विद प्लैटिनम अनरॉट एंड इन सेमी फॉर्म, सेमी मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म। इस पे रोडटेप का रेट, बेनिफिट का रेट है 0.01%। अगर हम डायमंड की बात करें, वेदर और नॉट वर्कड बट नॉट माउंटेड और सेट अनसॉर्टेड, इस पे भी 0.01% का रेट है। और जैसा कि हमने इमिटेशन ज्वेलरी की बात करी, तो उसमें अगर एक एंट्री आप देखें बैंगल्स, तो इमिटेशन ज्वेलरी में अगर आप बैंगल्स एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर 0.5% का रेट है। सो रोडटेप का जो रेट है, एज वी कैन सी इफ यू कंपेयर इट विद द MEIS स्कीम, कंपैरिजन हमारे पास में सिर्फ एक ही है इमिटेशन ज्वेलरी का। वहां पर पहले MEIS में 5% का रेट हुआ करता था और अब 0.5% है। तो जनरली अगर आपने सुना भी होगा रोडटेप के बारे में, अगर आपने लोगों को बात करते सुना होगा, काफी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको पहले MEIS का बेनिफिट मिलता था, उनको अभी रिप्लेसमेंट होके जो नई रोडटेप स्कीम आई है उसमें जो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट है वो काफी कम मिला है। जनरली गवर्नमेंट ने जो बजट एलोकेशन रखा है, सो ये जो स्कीम है ये आती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर, रोडटेप स्कीम, और जो दूसरी और एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स आती हैं ये सब आती है DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर, जो अपनी एक रेगुलेशन पॉलिसी निकालता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और ये जो DGFT गवर्नमेंट का जो विंग है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आपने सुना भी होगा काफी टाइम, मिस्टर पीयूष जी गोयल का काफी बार स्टेटमेंट भी इस पे आया था कि हमारा जो बजटरी एलोकेशन है ये बेनिफिट स्कीम्स के लिए वो हम रैशनलाइज कर रहे हैं, उसको हम रिविजिट कर रहे हैं। तो वो जो बजटरी एलोकेशन था उसमें गवर्नमेंट ने ये वाले साल के लिए जो बजट बनाया है वो बजट थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव है, और बिकॉज वो बजट रिस्ट्रिक्टिव है इसलिए सारे सेक्टर्स जो रोडटेप में कवर हुए हैं, दो चीजें हैं, एक तो रोडटेप में जो नंबर ऑफ सेक्टर्स कवर्ड हैं और दोज आर मच मोर देन MEIS। हमारा भी एग्जांपल ले ले तो हमको MEIS का बेनिफिट नहीं मिलता था, बट अब हमको रोडटेप का बेनिफिट मिल रहा है। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स हु विल बी टेकिंग द बेनिफिट हैव इंक्रीज्ड, दैट इज वन। सेकंड, गवर्नमेंट का जो बजट है, जो गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एलोकेट किया है फॉर प्रोवाइडिंग और एक्सटेंडिंग दिस बेनिफिट, दैट बजट इज वेरी लिमिटेड। तो इसलिए काफी सारे सेक्टर्स का जो टोटल MEIS में बेनिफिट होता था एज कम्पेयर टू दैट रोडटेप में बेनिफिट काफी कम है। जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर इमिटेशन ज्वेलरी में बात करें तो 5% मिलता था MEIS में, अभी 0.5% है रोडटेप में। हालांकि अगर हम हमारे सेक्टर की बात करें, जहाँ पर गोल्ड और डायमंड मोस्ट प्रोमिनेंटली हम लोग सप्लाई करते हैं, तो उसके लिए कोई बेनिफिट MEIS में नहीं था, तो हमारे लिए वेलकम मूव है। गोइंग फॉरवर्ड ये जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज, गवर्नमेंट हैज द पावर टू चेंज इट। DGFT के रिकमेंडेशन पे ये अमेंड भी हो सकती है। अभी जो ये रेट्स हैं ये 1 साल के लिए एप्लीकेबल है, मे बी नेक्स्ट ईयर रेट्स बढ़ भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बजट दैट द गवर्नमेंट एलोकेट्स। तो एक वेलकम मूव हमारे लिए कि बेनिफिट हमको मिला है। हालांकि रेट थोड़ा कम है, 0.01% है, पर इसमें प्रोसीजरली हम अभी आगे बात करेंगे। बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट हमको नहीं डालना है। जो आपका रेगुलर ट्रांजैक्शन है, जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू EDI पोर्ट, जो आप शिपिंग बिल फाइल करते हैं, उसमें ही अगर हम थोड़ा सा और एफर्ट डालें और कुछ रिक्वायरमेंट जो स्पेसिफिक जानकारी है उनका ध्यान दें, तो ये बेनिफिट हम इजीली ले सकते हैं। और आज शायद ये बेनिफिट हमको थोड़ा छोटा लगे, बट गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट जो बजट है वो बढ़ा सकती है, और अगर बजट बढ़ता है तो ये बेनिफिट भी बढ़ सकता है। एंड एज एन एसोसिएशन आई एम श्योर GJPC विल आल्सो अप्रोच गवर्नमेंट टू एक्सप्रेस द कंसर्न कि जो क्वांटम है वो थोड़ा कम है और इसको बढ़ाया जाए, इसको रिविजिट किया जाए। तो ये सब प्रयासों से पॉसिबल है कि आगे वाले सालों में बेनिफिट और बढ़ सकता है, बट अभी लिमिटेड एफर्ट में अगर एक हमको बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट का, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हम इसके बारे में पूरी जानकारी लें और जहां तक पॉसिबल हो इसको बेनिफिट को अवेल भी करें। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक बहुत रिसेंट अपडेट है रोडटेप का। हमने बेसिक रेट्स की बात करी है, बट अब ये जो नया नोटिफिकेशन आया है इसमें गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स डाले हैं। ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि अगर हमको रोडटेप का बेनिफिट लेना है तो हम किस तरीके से ले सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट इज इट इज इशूड इन लिeu ऑफ रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। हमने जैसे बात करी, ये जो रोडटेप का बेनिफिट आपको मिल रहा है ये कोई एडिशनल बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं दे रही है। ये बेनिफिट गवर्नमेंट आपको किस हिसाब से दे रही है, गवर्नमेंट ने स्टडी किया और काफी सारी एसोसिएशंस ने, काफी सारी कंपनीज ने अपनी रिप्रेजेंटेशन भी फाइल करी थी, गवर्नमेंट ने मांगी थी रिप्रेजेंटेशंस हर सेक्टर से कि आप बताइए कि आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट किया है तो उसमें क्या एम्बेडेड ड्यूटीज हैं, क्या टैक्सेस हैं जो आपने पे किए हैं जिसका आपको आज बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम अगर बात करें GST की, तो अगर आप GST इनपुट पे करते हैं तो GST का तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है लॉ में जिससे आपको GST का रिफंड मिल जाता है।
तो जीएसटी आपकी वो कॉस्ट नहीं है जिसका आपको रिम्बर्समेंट या रिफंड गवर्नमेंट की साइड से नहीं मिल रहा है, इसलिए वो आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। और अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो जीएसटी की कॉस्ट आप उसमें ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको उसका स्पेसिफिक बेनिफिट दे रही है। बट काफी सारी दूसरे टाइप के टैक्सेस होते हैं। अगर हम बात करें जैसे पेट्रोलियम है, अगर हम कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हम अगर पेट्रोल डीजल का या कोई भी ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, तो उस पर स्टेट का वैट लग के आता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, बहुत क्वांटम उसका बहुत हाई होता है। हम लोग इथेनॉल यूज करते हैं, इथेनॉल अगेन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, काफी सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग में, मशीन्स में, वो उसमें भी काफी ज्यादा ड्यूटी एम्बेडेड होती है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे करते हैं। इसी प्रकार से काफी सारी और ड्यूटीज हैं जो हम पे करते हैं जिसका हमको आज बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वो सारी ड्यूटीज को गवर्नमेंट ने कंसिडर किया है हर पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, और जो सेक्टर में जितना ज्यादा इनपुट का ड्यूटी का कॉस्ट है उसके हिसाब से उन्होंने ये रेट्स डिसाइड करा है। जैसे कि हमने आगे देखा था 0.01 से 4.3% तक का रेट है, हमारे सेक्टर का रेट है 0.01%। मतलब गवर्नमेंट का ये मानना है कि हमारा जो इनपुट है उसमें मैक्सिमम कॉस्ट जो टैक्सेस की रहती है उसका या तो हम रिम्बर्समेंट ले लेते हैं या रिफंड ले लेते हैं, और या हम वो कॉस्ट पे नहीं करते हैं फॉर वॉट एवर एग्जाम्पशन। और जो जो कॉस्ट हम लोग बेयर कर रहे हैं वो उनके हिसाब से आज जो उनका बजट है उसके हिसाब से इट रिक्वायर्स लोएस्ट रिम्बर्समेंट विच इज 0.01%। बट कुछ सेक्टर्स हैं विच आर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ऑफ स्टील, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा, वो वाले सेक्टर्स में गवर्नमेंट को लगता है कि उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा है, इसलिए जो रिम्बर्समेंट अमाउंट है वो उनके लिए थोड़ी ज्यादा देते हैं। नाउ सेकंड एस्पेक्ट अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, द रिस्पेक्टिव रेट कैप। सब एक्सपोर्ट गुड्स में रेट कैप डाला हुआ है गवर्नमेंट ने कि ये रेट एप्लीकेबल होगा आपके लिए। और एक और काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये है कि जो आपको स्क्रिप का बेनिफिट मिलेगा दैट विल बी लोअर ऑफ द डिक्लेयर्ड एफओबी वैल्यू और 1.5 टाइम्स ऑफ द मार्केट प्राइस। मतलब अगर आप कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर आपने उसको सब्सटेंशियली वैल्यू इन्फ्लेट करके या इंक्रीज करके एक्सपोर्ट किया है तो आपका जो बेनिफिट है वो 1.5 टाइम्स ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। हालांकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं नॉर्मली वो काफी यूनिक होते हैं, तो एज सच उसकी मार्केट प्राइस जनरली निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये हमारे लिए काफी सब्जेक्टिव है। एंड कंसीडरिंग कि हमारा क्वांटम उतना सब्सटेंशियल नहीं होगा और कोई कंपेरेबल नहीं होगा, दिस मे नॉट बी वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर अस, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है कि बेनिफिट देते टाइम पे गवर्नमेंट इस चीज को क्वेश्चन कर सकती है कि आपने जो प्राइस डाला है वो बहुत एक्सेसिव है, मार्केट की जो प्राइस है उससे उसके 1.5 गुना से भी ज्यादा है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ तो गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट द बेनिफिट ओनली अप टू 1.5 टाइम ऑफ द परसीव्ड मार्केट वैल्यू। उनके हिसाब से जो मार्केट वैल्यू है उसका 1.5 टाइम्स वैल्यू को वो एफओबी कंसीडर करेंगे और उस पर आपको बेनिफिट देंगे अगर आपकी वैल्यू उससे भी ज्यादा है तो। अप्रोप्रिएट डिक्लेरेशन आपको देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस एस्पेक्ट पे बहुत क्लियरली फोकस करें। प्रोसीजर इसका क्या है? इसका प्रोसीजर कैसा है कि जब आपका शिपिंग बिल फाइल करते हैं, आप या आपका सीएचए जो भी शिपिंग बिल फाइल करता है, उसमें एक डिक्लेरेशन आपको देना है। अगर आप पहले एमईआईएस का बेनिफिट किसी और बिजनेस के लिए क्लेम करते थे तो उसमें भी सिमिलर प्रोसीजर था जो अब यहाँ पर भी फॉलो होगा। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द शिपिंग बिल यू हैव टू गिव द डिक्लेरेशन दैट यू विल बी क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ रोडटेप। वो ऑनलाइन जब हम ईडीआई पे फाइल करेंगे शिपिंग बिल, उस टाइम पे हमको ये डिक्लेरेशन देना कंपलसरी है कि आपको रोडटेप का बेनिफिट आप क्लेम करना इंटेंड करते हैं। अगर आपने ये डिक्लेरेशन नहीं दिया, बहुत क्लियरली गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर ये आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया है तो आपका जो क्लेम है दैट विल बिकम इनएलिजिबल, बाद में अमेंडमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहें कि बाद में किसी तरीके से कोई लिटिगेशन करना चाहें तो भी वो पॉसिबल नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि इसके पहले गवर्नमेंट ने ये जो एमईआईएस के लिए नोटिफिकेशन निकाला था या एसईआईएस के लिए नोटिफिकेशन निकाला था, वो सारे केसेस में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपको ये डिक्लेरेशन अगर आपने वहां पर नहीं डाला तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बेसिस पे काफी सारे एक्सपोर्टर्स ने काफी सारे लिटिगेशन भी किए हैं, केसेस भी फाइल किए और उनको कुछ बेनिफिट भी मिला। गवर्नमेंट ने बोला कि प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस है इसलिए बेनिफिट नहीं जाना चाहिए, बट अब गवर्नमेंट ने इसको नोटिफिकेशन में इंक्लूड कर दिया इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको रोडटेप का बेनिफिट क्लेम करना है तो आपको डिक्लेरेशन में रोडटेप सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें अपना इंटेंशन शो करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग शिपिंग बिल दैट आई विल बी इंटेंडिंग टू क्लेम द रोडटेप बेनिफिट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप जब फाइल करेंगे ये उसके बाद में आप जब एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या रिपोर्ट फाइल करेंगे, आफ्टर फाइलिंग दैट रिपोर्ट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द शिपिंग बिल, ये जो डिटेल्स हैं ये जो गवर्नमेंट का आइसगेट पोर्टल है, ईडीआई सिस्टम के थ्रू आइसगेट पोर्टल पे अपडेट हो जाएगी, उसका एक यूनिक स्क्रॉल जनरेट हो जाएगा। वो यूनिक स्क्रॉल जो जनरेट होगा वो स्क्रॉल के बेसिस पे फिर एक आइसगेट का जो पोर्टल है, आइसगेट आपको आई एम श्योर आइडिया होगा, कस्टम्स पोर्टल का, कस्टम्स गवर्नमेंट का एक पोर्टल है आइसगेट पोर्टल। ये पोर्टल पे आप कस्टम्स रिलेटेड आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट रिलेटेड शिपिंग बिल रिलेटेड काफी सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे करते होंगे। वही पोर्टल पे जाके आपको शिपिंग बिल के साथ में ये डिक्लेरेशन पे भी टिक करना है
उसके बाद में जब आपका शिपिंग बिल प्रोसेस हो जाएगा एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट फाइलिंग या रिपोर्ट फाइलिंग के बाद, तो एक स्क्रॉल जनरेट होगा। वो जो स्क्रॉल जनरेट होगा दैट विल बी यूनिक फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन का एक यूनिक स्क्रॉल जनरेट होगा। वो स्क्रॉल आपके आईसी पे रिफ्लेक्ट होगा। आइस गेट में आप आपके आईसी से, आपके आइस गेट पोर्टल पे जाके अपने आईसी से और अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा। वहां पर जाके आपको वो सब स्क्रोल्स दिखने लग जाएंगे अगर आपने प्रॉपर कंप्लायंस करके रोडटेप के बेनिफिट के लिए फाइल किया है। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप आपका इंटेंशन शो करें, बिकॉज अगर आपने आपका इंटेंशन शो नहीं किया है शिपिंग बिल के टाइम पर, तो वो इंटीग्रेट होकर स्क्रॉल जनरेट होकर आपको वहां पर रोडटेप के पोर्टल पर रिफ्लेक्ट, रोडटेप के सेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वो वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका बेनिफिट डिनाई हो चुका है। तो ये स्क्रॉल जनरेशन होने के बाद में वहां पर पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद में आपको एक छोटा सा प्रोसीजर फॉलो करना है। आप आइस गेट पे जाएंगे, आइस गेट पोर्टल पे जाके लॉगिन करके रोडटेप सेक्शन में जाएंगे। रोडटेप सेक्शन में जाके आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट अभी लेके आए हैं यहाँ पर गवर्नमेंट रोडटेप के लिए, रोडटेप क्रेडिट लेजर। तो आपको पहले रोडटेप क्रेडिट लेजर क्रिएट करना पड़ेगा आपके सिस्टम में। वहां पर आइस गेट के पोर्टल में स्पेसिफिक ऑप्शन है रोडटेप में, क्रिएट क्रेडिट लेजर। जैसे आप वो क्रेडिट लेजर क्रिएट करेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। आपको उसको सिलेक्ट करना है और आपका इंटेंशन बताना है कि वी वांट टू क्रिएट रोडटेप क्रेडिट लेजर। द मोमेंट यू क्रिएट रोडटेप क्रेडिट लेजर, आपके जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं जो आपने इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डिक्लेरेशन आपने किए हैं, वो वहां पर रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि सारे स्क्रोल्स ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। और आपको वहां पर वो स्क्रॉल रिफ्लेक्ट होगा। वो उसमें आप इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करके यू कैन ट्राई टू पोस्ट दोस ट्रांजैक्शंस टू द क्रेडिट लेजर। वहां पर वो ऑप्शन आएगा कि सिलेक्ट द स्क्रॉल एंड पोस्ट इट टू द क्रेडिट लेजर। वो आप क्रेडिट लेजर में पोस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी जो स्क्रॉल के सारे ट्रांजैक्शंस हैं वो क्रेडिट लेजर में पोस्ट होना चालू होंगे, वहां पर आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि आप वापस से वो सारे ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट लेजर में लाइन बाय लाइन बेसिस पे देख सकते हैं। जब वो आपको वहां पर लाइन बाय लाइन बेसिस पे दिखेंगे, वहां पर आपके पास में हर ट्रांजैक्शन के सामने ऑप्शन रहेगा कि आप वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो है रोडटेप क्रेडिट स्क्रिप्ट, रोडटेप स्क्रिप्ट आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, ओटीपी रिक्वायरमेंट रहेगी, वो आप पूरी करें और गवर्नमेंट की साइड से वो स्क्रिप्ट जनरेट होके अगेन आपको पोर्टल पे क्रेडिट स्क्रिप्ट, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन है, वहां पर आपको रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगी। वो वाले सेक्शन में आपको आपकी सारी रोडटेप की स्क्रिप्ट दिखेंगी। एंड जैसा कि मैंने कहा और आपको मैंने भी बताया, ये प्रोसेस कंप्लीटली ऑटोमेटिक है। अगर आपने सब कुछ डिटेल्स प्रॉपरली फिल करी है, सबमिट करी है, तो आइसगेट पोर्टल पे आपकी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आइसगेट पोर्टल पे ही, कि जब आपकी वो स्क्रिप्ट जनरेट हो जाती हैं तो आप इंडिविजुअल स्क्रिप्ट में जा सकते हैं और उसमें आप उसको ट्रांसफर या यूटिलाइज कर सकते हैं। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के दो यूजेस होते हैं जनरली। फर्स्ट इज कि आपने कुछ भी गुड्स इंपोर्ट करे हैं या कोई इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन खुद के लिए या किसी और के लिए किया है, जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट है उसमें सो लॉन्ग एज आपका आईसी सेम है, वो आईसी में अगर आपने गुड्स इंपोर्ट करे हैं तो आप जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करने के लिए। ये पहला यूज है। दूसरा ये कि अगर आपका कोई इंपोर्ट ट्रांजैक्शन ही नहीं है और आपको लगता है कि मेरे लिए इसका कोई यूज नहीं है, तो आपके पास में एक और ऑप्शन है। मार्केट में ये स्क्रिप्ट इजीली सेलेबल है। कोई भी अगर बायर है जिसको स्क्रिप्ट की जरूरत है, जो रेगुलर बेसिस पे इंपोर्ट करता है और जिसको कस्टम्स ड्यूटी में बेनिफिट चाहिए, वो आपके पास में उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। काफी सारे ब्रोकर्स, काफी सारे एजेंट्स हैं इंक्लूडिंग सीएचएस जो ये ट्रांजैक्शन सपोर्ट करते हैं। तो आप ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। आपकी जो स्क्रिप्ट है वो आप उनको सेल कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर वो 100 रुपीज की स्क्रिप्ट है, इफ यू गो एंड सेल इट इन द मार्केट, तो जनरली उस पे 99% के आसपास की वैल्यू आती है। तो अगर 100 की स्क्रिप्ट है तो 99 में आप उसको बेच सकते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन है। आइसगेट पोर्टल पे आपके पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप अगर किसी और को ट्रांसफर करना चाहें, उसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। जो भी रेसिपिएंट है उसका आपको पहले आपको सिलेक्ट करना है आईसी पोर्टल पे, ट्रांसफर रिसीट। वो सिलेक्ट करने के बाद में आपसे आईसी की डिटेल्स मांगी जाएगी। आप आईसी जो रेसिपिएंट है जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके आप आईसी की डिटेल्स डालिए। ओटीपी बेस्ड प्रोसीजर आपकी साइड से भी रहेगा और रेसिपिएंट की साइड से भी रहेगा, वो आप कंप्लीट कीजिए और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर होने के बाद में जो आपका रेसिपिएंट है उसके आइसगेट पोर्टल पे उसके ड्यूटी क्रेडिट रोडटेप क्रेडिट स्क्रिप्ट के सेक्शन में वो वहां पर उसको रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगी और रेसिपिएंट उसको यूज कर सकता है। So it's a completely automated process, right from making the application to the receipt of the credit script and to utilization or transfer of the credit script. अब कुछ conditions हैं इसकी रोडटेप बेनिफिट क्लेम करने की। फर्स्ट इज जो भी आपने गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं उसमें फेमा के हिसाब से 9 मंथ्स या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 15 मंथ्स में आपको रेमिटेंस जो कंसिडरेशन है वो रिसीव हो जाना चाहिए। एक्सपोर्ट आपका सिर्फ ईडीआई पोर्ट से होना चाहिए। अगर आप बॉम्बे, नावाशिवा से या सार कार्गो से करते हैं, ये सब ईडीआई पोर्ट्स ही हैं। मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स इन इंडिया नाउ, द बिग पोर्ट्स आर ऑल ईडीआई पोर्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक
डेटा एक्सचेंज इंटरचेंज वाले जो पोर्ट्स हैं जहां पर सब इलेक्ट्रॉनिकली इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, बेसिकली आपको वो वाले पोर्ट से एक्सपोर्ट करना है, बिकॉज ये कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है। तो अगर आप मैन्युअली कहीं करेंगे तो वो अपडेट नहीं होगा और आईसी पे आपको डिटेल्स नहीं दिखेंगी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ही करी है। कोई अगर एक्सटेंशन है, आरबीआई जनरली एक्सटेंशन अलाउ करता है, अगर आप किसी रीजन से रेमिटेंस नहीं ला पाए और आपको डिले हो जाता है, तो वो अगर एक्सटेंशन अलाउ किया है आरबीआई ने, तो इसमें प्रोसेस है कि आपका किस एक्सटेंट तक वो क्लेम का बेनिफिट रिड्यूस होगा, बट आपको क्लेम का बेनिफिट मिलेगा। देन अगर आपने नेपाल, भूटान या म्यांमार में कहीं कुछ एक्सपोर्ट किया है, तो वो बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट इन कन्वर्टेबल फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी। तो ये स्पेसिफिक कुछ कंट्री रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखना रहेगा जब आप एक्सपोर्ट करें। कैंसिलेशन ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन है, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बताई है, अगर उसका कुछ कॉन्ट्रवेंशन होता है तो आपकी स्क्रिप्ट कैंसिल हो सकती है और गवर्नमेंट वो अमाउंट आपसे रिकवर कर सकती है जो आपको बेनिफिट मिला है, आपने यूज किया है। या सचिन, ये कुछ कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर्स हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड गुड्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट किया है, आपको एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है, वो केसेस में नहीं मिलेगा। ट्रांसशिपमेंट का केस है, मतलब कोई गुड्स थर्ड कंट्री टू थर्ड कंट्री सेल हुआ है, लेकिन सिर्फ ट्रांसशिपमेंट इंडिया से है कि गुड्स कहीं वन कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं और इंडिया होते हुए जा रहे हैं, वो केसेस में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने कहीं पर एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स की हुई है, रेगुलेट करी हुई है, वो केसेस में नहीं मिलेगा। डीम्ड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है, मतलब अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं किसी एसटीपीआई यूनिट को या ईओयू को, जिसमें आप डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट लेते हैं, उसमें आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। या फिर एक्सपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्टेड बाय दीज यूनिट्स, एसईजेड, एफटीडब्ल्यूजेड, ईएचटीपी, ईपीजी, बीटीडब्ल्यू, ये सब यूनिट्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक बेनिफिट्स दिए हैं। इन यूनिट्स से अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। गुड मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड बाय यूनिट लाइसेंस अंडर 100% ईओयू, तो ईओयू में भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा एडवांस ऑथराइजेशन का अगर आपने बेनिफिट लिया है, या फिर आपने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करे हैं इंडिया में और कोई एसईजेड यूनिट या एफटीडब्ल्यूजेड यूनिट से सप्लाई किए हैं, या फिर गुड्स आपने किसी एसईजेड में या एसईजेड, ईओयू, एफटीडब्ल्यूजेड में मैन्युफैक्चर किए हैं और डीटीए से सप्लाई किए हैं, और या फिर गवर्नमेंट की जो कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस की स्कीम है सेक्शन 65 की, उसमें अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, इन सब केसेस में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन 32/97 जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, वेयर गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब वर्क, तो जॉब वर्क पे अगर आपने गुड्स लेके आए हैं और एक्सपोर्ट किए हैं, उसमें भी ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा गुड्स फॉर विच द ड्यूटी क्रेडिट इज नॉट फाइल्ड, जैसे कि हमने बात करी, अगर आपने डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया है तो ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड गुड्स दैट हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग करके अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो ये बेनिफिट अवेलेबल है, बट अगर आपने मैन्युफैक्चर करके गुड्स को यूज कर लिया उसके बाद एक्सपोर्ट किया है तो भी आपको ये क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या सचिन? तो ये थे रोडटेप रिलेटेड कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स। जैसे कि हमने स्कीम की बात करी, स्कीम काफी यूजफुल है, हमारे लिए वेलकम मूव है, बिकॉज हम लोग पहले एज ए सेक्टर कवर्ड नहीं थे रोडटेप बेनिफिट, एमईएस बेनिफिट के लिए, बट अब रोडटेप में गवर्नमेंट ने सेक्टर को इंक्लूड किया है। एंड थैंक्स टू जीजेपीसी जिसने गवर्नमेंट को काफी बार रिप्रेजेंट किया है इस एस्पेक्ट पे, टू इंक्लूड ऑल ऑफ दीज आइटम्स अंडर रोडटेप, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ने स्कीम इंक्लूड किया है। कुछ स्मॉल प्रोसीजर्स हैं जो हमने डिस्कस किए, वो फॉलो करके आप ये पूरा ऑटोमेटेड बेसिस पे बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेरीज आए हो तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, अदरवाइज हमारे कोऑर्डिनेट्स आपको जीजेपीसी के थ्रू मिल सकते हैं, उनके थ्रू भी आप हमको रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू प्रणव जी, थैंक यू सो मच। ऑडियंस, आपके प्रश्न जो भी हो आप अभी भी पूछ सकते हैं, या आपने स्लाइड में देखा होगा, स्लाइड के अंत में इनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे थे, हम भी आपको उनके डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे, आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स के लिए। और चूंकि हमने पूरा लगभग 1 घंटे के लंबे सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके द्वारा प्रणव जी हमने प्राप्त करी है, सचिन जी आप दोनों जन का हम धन्यवाद ज्ञापित करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, एक प्रश्न जो हमें आया हुआ है आईसी के बारे में, कि सर कोई भी कंपनी जो समझिए पार्टनरशिप है या प्रोवाइडरशिप फॉर्म है, वो लिमिटेड में या प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट होती है, तो उसका आईसी नंबर क्या बदल जाएगा या वही सेम नंबर्स रहेगा? उसमें मॉडिफिकेशन का ऑप्शन रहता है, आप आईसी पोर्टल पे जाके मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं विद रीजनिंग कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज है और ये चेंज की वजह से इट इज द सेम कंपनी, सेम एसोसिएशन है विच इज एक्चुअली कंटिन्यूइंग द बिजनेस। तो आप मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल करके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। जैसे आपने कंपनी में कन्वर्ट किया तो आपको उसका एमओए, एओए, डायरेक्टर्स की डिटेल्स विद जस्टिफिकेशन के बिजनेस सेम कंटिन्यू हो रहा है और हमारा सिर्फ ऑब्लिगेशंस चेंज हो रही है।
तो गवर्नमेंट आपका जो रीजनल अथॉरिटी वो एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे, एंड इफ इज सेटिस्फाइड दैट इट इज द सेम बिजनेस दैट इज बीइंग कंटिन्यूड, तो वो आपका सेम आईसी नए ऑब्लिगेशन के साथ में, नए बिजनेस के साथ में अटैच करके आपको यूज करने दे सकते हैं। Can we get a credit from January 21st, although we registered today in IceGate? एक क्वेश्चन जस्ट आया है हमारे पास में, आप भी देख सकते हैं। Can we get credit from January 21? नहीं, तो सर दो चीजें हैं इसमें। पहला तो ये कि रोडटेप का जो बेनिफिट है वो आपको जरूर 1 जनवरी से मिल सकता है, बट उसकी कंडीशन ये है और गवर्नमेंट का प्रिजम्पशन उसमें ये है कि आपके पास में वैलिड आईसी उस टाइम पे हो। तो अगर आपके पास में आईसी किसी भी पर्टिकुलर डेट पे अवेलेबल नहीं है, तो जब तक आप आईसी नहीं लेते हैं तब तक आप गवर्नमेंट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई भी बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, द डे व्हेन यू obtain IC, it is only from that day and onwards you will be able to take any benefit. उसके पहले के पीरियड का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। एक और क्वेश्चन है कि our IC created in 1995 but unable to link with DGFT and director mentioned not available. एग्जिस्टिंग का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे तो समझ सकते हैं। सर ये काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और ये सिस्टम प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। ये हो सकता है कि आपका इतना पुराना है और उनका जो डेटाबेस है उसमें वो डिटेल्स अपडेटेड नहीं होंगी। अगर वो डिटेल्स अपडेटेड नहीं है इसलिए वो उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप उनका जो कॉल सेंटर है उस पर आप रेगुलर बात करके और उनको पुश करते रहें, आप राइटिंग में एप्लीकेशन डालिए। आपका जो रीजनल अथॉरिटी है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी लोकेशन पे है, बॉम्बे, दिल्ली, वहां पर आप जाके उनसे मिलके आ सकते हैं। आप राइटिंग में एक लेटर दीजिए कि हमारा ये बिजनेस है, इसका ये नहीं मिल रहा है। पॉसिबल सब कुछ है सिस्टम में करना, बट आपको काफी एफर्ट डालने पड़ेंगे। दूसरा प्रैक्टिकल सोल्यूशन उसका ये है कि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल पैन पे ऑपरेट कर रहे हैं और उसकी डिटेल्स अगर गवर्नमेंट के पोर्टल में ऑलरेडी नहीं है, मे बी आप ट्राई कीजिए कि आप नया एप्लीकेशन फाइल कर लीजिए। हो सकता है अगर उनके पोर्टल में वो डिटेल्स नहीं है तो डुप्लीकेशन ऑफ पैन में रिजेक्ट नहीं होगा और आपको दूसरा आईसी सेम नंबर पे, सेम पैन नंबर पे मिल सकता है। तो ये उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जो आप ट्राई करके देख सकते हैं। एक प्रश्न और आपके सामने है। We were facing problems for RODTP when product lines more than 800 lines. Leo copy is not generates, but if we mention no for RODTP, then Leo copy generates. ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। मे बी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें जो उनका कस्टमर सपोर्ट है आप एक बार उनसे कॉल करके ये बात कीजिएगा। हो सकता है उसमें कुछ ऐसा हो कि गवर्नमेंट ने एक कोई भी टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन डाला हो सिस्टम में, और ये टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन के कारण हो सकता है। मे बी अगर आप ये कंप्लेन करें तो शायद और काफी लोग हैं जो ये इशू फेस कर रहे होंगे, उनका भी रिजॉल्व हो जाए। तो ये तो आपको कस्टमर केयर से कनेक्ट करके और पोर्टल पे, या तो पोर्टल पे आप रिक्वेस्ट डालिए या आरए से मिलिए या कस्टमर केयर पे आप जाके उनसे ये इशू बता सकते हैं। टेक्निकल इशू है, ऐसा कोई लीगल इशू नहीं है। लीगल ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतने आइटम से ज्यादा होंगे तो आपको रोडटेप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट ये जरूर है कि अगर आपने आपका एक्सपोर्ट कर दिया बिना ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किए और वहां पर नो सिलेक्ट करके, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी कि आपको क्रेडिट का बेनिफिट, क्रेडिट स्लिप का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड है। और एक बार आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन में नो सिलेक्ट कर दिया तो आपको बेनिफिट की एलिजिबिलिटी कभी नहीं मिल पाएगी। तो अगर आपको ट्रांजैक्शन करते हैं उससे बेटर है कि आप मे बी उनसे थोड़ा और रिगरसली कोऑर्डिनेट करें और ट्राई करें कि ये जो आईटी इशू है वो रिजॉल्व हो पाए। मुझे लगता है कि आपने इस अभी जो प्रश्न आया है उसका जवाब पहले ही दे दिया है कि जो आईसी अंडर प्रोसेस बता रहा था, आपने कहा है कि कॉल सेंटर से जो है आप पूछ करें। तो मेंबर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप टोल फ्री कॉल सेंटर का जो नंबर है डीजीएफटी का, उस पर आप संपर्क करें, इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। और चूंकि समय की मर्यादा को देखते हुए अन्य कोई प्रश्न हो तो मेंबर से मेरा आग्रह है कि आप हमें लिख करके भेजें, या डायरेक्टली आप ELP प्रणव जी को, उनकी टीम को भेज सकते हैं। आप सीधे उनसे आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और अब इसी के साथ ही हम आज के इस वेबिनार से एक बार हम फिर से धन्यवाद देते हुए प्रणव जी और श्री सचिन जैन जी को, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत ही सरल ढंग से इस चीज को हमारे मेंबर्स के समझ प्रस्तुत किया। लोगों ने काफी अच्छे से इस बात को समझा और लगातार जितने नंबर्स थे लगातार बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पे उन्हें इससे लाभ मिलेगा। और भविष्य में फिर हम किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सारे मेंबर्स का फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिथिलेश जी, थैंक यू मृणाली जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।